अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी के स्कॉलरशिप टेस्ट की डिस्कशन वीडियो को। एक बात मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कर दूं कि ये टेस्ट आप लोगों को डिफाइन किसी भी तरीके से नहीं करता। मेरी एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि एक शख्स अपने आप को जब तूफान में भी काबू में रखता है, मतलब इस तरीके का भी टेस्ट जब उसके सामने आ जाता है, मतलब आपको पूरी आपने कोशिश करनी होती है कि हर तरीके से आप इसमें फ्लरिश करो, किसी भी बच्चे से पीछे ना रहो, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड ही इतना बड़ा होता है। तो रिवॉर्ड बेस्ड ओरिएंटेड स्ट्रगल वो बंदा कभी भी नहीं करता। वो सिर्फ अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करता है जो चीज मैटर करती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म प्लेजर या एक शॉर्ट टर्म गिफ्ट के लिए सिर्फ अपने आप को डिफाइन ना कर लीजिएगा कि यहां पर मैं स्कोर अच्छा नहीं कर सका। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस टेस्ट से पहले, इस टेस्ट को डिस्कस करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इस टेस्ट में आपको नजर आए थे रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या मैंने कहा? रिकॉल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, जल्दी जल्दी से लिखते हैं इसको, और क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। डिस्कशन करने से पहले इन तीनों में मार्क्ड डिफरेंस का पता होना जरूरी है, क्योंकि आपके फाइनल पेपर में भी इन तीनों सेगमेंट से बाहर से सवाल नहीं आने वाला। अब रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, अभी जो पहला ही सवाल हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड के हवाले से, वो आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या मैंने कहा? वो आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होगा। वो डायरेक्ट एक बुक की लाइन हो सकती है, वो डायरेक्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं कहता हूं माइटोकॉन्ड्रिया किस पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, दिस इज अ रिकॉलिंग कॉन्सेप्ट। आपने बुक में बार बार बात पढ़ रखी है, एफएससी में, एमडी कैट में। मतलब ये सिंपल सी बात है जिसको आपने रिकॉल करना है, तो आपका ये सवाल जो है वो सही हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि वॉल्जी ऑपरेटस का सिस फेज होता है, ट्रांस फेज होता है, ये बात पढ़ रखी है, तो ये आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगर ये आपको आइडेंटिफाई करने का कह रहा है तो ये बात आपने पढ़ रखी है, बस माइंड में एग्जाम के टाइम पर बैठे हुए इन तमाम चीजों को माइंड के अंदर लाना है ताकि आप इसको रिकॉल कर सही कर रहे हो। फिर आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है रिकॉल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, एक कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया, एक बात जो आपको बताई गई, अगर एक क्वेश्चन पर एक इमेजिनरी सिनेरियो बनाकर आपसे पूछ लिया गया और आपने उस रिकॉर्ड नॉलेज को उस क्वेश्चन पर अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी इजी तरह का भी हो सकता है, मीडियम का भी, हार्ड तरीके का भी। अब एग्जांपल के तौर पर आपको पता है ब्रेन के कितने पोर्शंस होते हैं। अब एक बंदा लुढ़क लुढ़क कर चल रहा है, मतलब आड़ा टेढ़ा होकर चल रहा है, उसे अपने और सराउंडिंग की खबर ही नहीं है। जब सराउंडिंग की खबर ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा होकर चल रहा है, मतलब उसका सेरिबेलम पोर्शन अफेक्टेड है। तो एग्जामिनर एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो बनाकर, एक सिनेरियो बनाकर के एक बंदा सही से चल नहीं पा रहा, उसकी बॉडी की मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जब कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो बताओ ब्रेन का कौन सा पोर्शन अफेक्टेड है? बस सिंपल सी ये बात आपसे पूछेगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। जो यहां प्रैक्टिस करोगे वो स्कॉलरशिप टेस्ट में वो बहुत एक हाई लेवल के सवाल हैं, मतलब इससे आसान ही आएंगे आपके एमडी के पेपर में, इससे मुश्किल नहीं आते। फिर आ जाओ क्रिएटिविटी बेस्ड। अब ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ये इसका सवाल आएगा तभी हम देखेंगे, क्योंकि ये एक टर्म काफी नहीं हो सकती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला सवाल 51 है ये, मतलब इससे पहले आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट फॉर अबाउट डैश सेकेंड्स, सो अ न्यूरॉन कैन कंडक्ट डैश इंपल्सेस पर सेकेंड। अब देखो, ये वो सवाल है जो नेशनल बुक फाउंडेशन की लाइन है। अब आप इस सवाल को अगर गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो आपको रेंज बताता है कि 1 to 4 या 1 to 5 मिली सेकेंड की जो रेंज है वो मेंशन कर देता है वहां पर, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो आपको मिल जाती है आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की। और याद रखना है, नेशनल एमडी कैट अगर होता है, जिसको हमने बेसिस बनाया है अपनी इस एमडी कैट को अपने स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर, नेशनल एमडी कैट अगर होता है तो नेशनल बुक फाउंडेशन की यही लाइन आप लोगों ने माइंड में रखनी है और इसी को बेस बनाकर जवाब को सही करना है। रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 4 मिली सेकेंड, सो अ न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इंपल्सेस पर सेकेंड। सवाल यहां पर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड सर होता क्या है? देखो, जब एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है, एक्शन पोटेंशियल आता है, थ्रेशोल्ड के लेवल पर रीच होती है चीज, जब थ्रेशोल्ड के लेवल एक्शन पोटेंशियल राइज करेगा +50 मिली वोल्ट तक, ताकि एक न्यूरॉन एक इंपल्स को कंडक्ट कर सके। जब एक न्यूरॉन इंपल्स को कंडक्ट करके फारिग हो जाता है, मतलब उसके पास कोई इंपल्स नहीं आ रही, उसने अपना ओरिजिनल आयनिक ग्रेडियंट रिस्टोर करना है, मतलब बाहर उसे Na पॉजिटिव उतना ही चाहिए, K पॉजिटिव अंदर उतना ही चाहिए। उस ड्यूरेशन में जब वो अपना ओरिजिनल आयनिक ग्रेडियंट रिस्टोर करता है, उस ड्यूरेशन को बोल देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड।
अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्या मैंने कहा? वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं करना। वो एमबीबीएस का कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टरी पीरियड की टर्म को याद रखना है। अब देखें, रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 4 मिलीसेकंड। 4 मिलीसेकंड, सो अ न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इंपल्सेस पर सेकेंड। अब इस सवाल में मैंने आपका क्या चेक किया? यही चेक किया है कि इतनी जो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर काफी चीजें हम लोगों ने काफी पहले बताई, उसमें एक ही चीज थी कि इन बुक्स से बाहर आपका सवाल नहीं आने वाला। जब इन बुक्स से बाहर नहीं आना तो मेरे पास पूरी मतलब अथॉरिटी है कि मैं किसी भी लाइन को जो है वो पकड़ सकता हूं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये वैल्यूज आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, और है भी नेशनल एमडीकेट और नेशनल बुक फाउंडेशन से, फेडरल की बुक से उठाई गई वैल्यू है। 4 मिलीसेकंड्स ऑफ अ न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इंपल्सेस पर सेकंड। मैं यहां पर ये चेक कर रहा हूं कि वैल्यू बेस्ड लर्निंग में आप अपनी रिकॉलिंग पावर को सही से इस्तेमाल करते। तभी आप यहां पर देखें कि ये रिकॉल टाइप का सवाल है, लेकिन है मीडियम कैटेगरी का, मतलब हर बच्चा इसको नहीं कर सकता। सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसकी वैल्यू बेस्ड रिकॉलिंग एनर्जी और पढ़ते वाइज उसको ये पता है कि मैंने किस जो है वो वैल्यू को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेना, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू भी थी। तो ये जो चीज है वो आपकी इस एमसीक्यू से टेस्ट हो गई और आपको पता भी चल गया कि इस तरह के इस तर्ज के एमसीक्यू आपसे पीएमडीसी अपने सिलेबस में भी पूछेगा। ठीक हो गया सर जी, आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स वुड बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? जी बच्चों, द प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स वुड बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? आप पहले मुझे यह बताएं, बोन सेल्स होते क्या हैं? बोन सेल्स होते हैं सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। फिर आते हैं इन्हीं बोन सेल्स में मैच्योर बोन सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स, और इन मैच्योर बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। फिर बोन सेल्स में आते हैं हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट, जिनको हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन सेल्स। अब याद रखना इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ब्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स बोन मेंटेनिंग सेल्स हैं, बोन के टिश्यू को मेंटेन किए रखते हैं। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं, जो बोन के स्ट्रक्चर को रिजॉर्ब करते हैं ताकि इतनी ज्यादा डेंसिटी ना हो, मतलब मेंटेन रहे ना। तो अब इनकी शक्लें भी आपको याद रखना है। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स बोन के मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं। ये हर बुक आपको बताती है सिवाय पंजाब वाली बुक के। और ये इमेज ये आपको दिखा रहा है, ये देखें, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। ये पहचान होती है आपके ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स की। तो जी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स को। देखें, इस सवाल में आपने सिर्फ इन सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि उनके फंक्शन को मैंने आपसे पूछा हुआ है। मतलब हर बच्चा, एक बच्चा यहां पर थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो सकता है कि देखूं क्या, पहले यहां पर इसकी शक्ल को आइडेंटिफाई करूं या इसका फंक्शन बताऊं। पहले वो शक्ल को आइडेंटिफाई करेगा। वाई वाले सेल्स याद रखना रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन प्रोसेसेस के साथ आपके ऑस्टियोसाइट्स को। ये प्रोसेसेस की आइडेंटिफिकेशन आपने याद रखनी है। जब ये न्यूमरस स्पाइन लाइक प्रोसेसेस निकल रहे हैं, वो सेल आपका मैच्योर बोन सेल होता है, जिसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। फिर एक डब्बा शेप सेल जिसकी शक्ल एक क्यूब लाइक होती है, वो याद रखना है, वो आपका ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और ये है आपका स्टेम सेल। मुझे कैसे पता चला सर? स्टेम सेल याद रखना है। अब देखिए, स्टेम सेल वो होता है, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल बोलते हैं इसको, जो बोन सेल्स को आगे ओरिजिनेट करवा रहा है, और ये डेफिनेटली बोन मैरो में पाया जाएगा। फिर अब क्या होता है कि ये जो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल है, पहले तो ये देखें ना, ये फिगर किस बुक से उठाया है? ये फिगर उठाया है पंजाब वाली बुक से। तो अब कहेंगे सर हमने तो पंजाब वाली बुक पढ़ी। अरे तुमने नहीं पढ़ी भी, लेकिन तुम्हें ये तो पता है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है। ये देखो तुम्हें मल्टी न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये देखो स्पाइन लाइक प्रोसेस, तुम्हें पता होनी चाहिए सारी बातें। ऑस्टियोसाइट होता है ये क्यूब शेप सेल। किसकी बात होती है? मैच्योर ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स की। और इस ऑस्टियोसाइट का कैसे पता चलाते? तुम कह सकते हो सर ये भी तो प्रोसेस है, जबकि ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कह सकते हो। तो तुमने इस एरो को देखना था, इस एरो से ऑस्टियोब्लास्ट बन रहा है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट से आगे ऑस्टियोसाइट बन रहा है। अब देखो सवाल क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल्स वुड बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? मैंने यहां मैच्योर बोन सेल नहीं पूछा। अगर मैं इस सवाल में मैच्योर बोन सेल लिख दूं तो फिर ये क्वेश्चन लिमिटेड हो जाएगा टुवर्ड ऑस्टियोसाइट, और ऑस्टियोसाइट को बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ये एरो से नजर आ रहा है, मतलब ये पीटीपी की बुक में ना बस ये फिगर बना हुआ है, लेकिन ये फिगर बोलकर क्या बता रहा है? ये एरोस क्या बता रहे हैं? ये एरोस ये बता रहे हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट को बना रहा है, और ऑस्टियोब्लास्ट खुद किससे आ रहा है? ये तुम्हारे पास आ रहा है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल, जिसको स्टेम सेल बोलते हैं।
तो अगर मैं यहां पर लिख देता मैच्योर बोन सेल तो फिर यहां पे जवाब होता ऑस्टियोब्लास्ट, लेकिन मैंने यहां सिंपल बोन सेल लिखा है, उसमें सब आ जाते हैं, मैच्योर बोन सेल भी, ऑस्टियोब्लास्ट भी। तो अब देखो मेन ओरिजिन कहां से, स्टेम सेल से, तो जवाब क्या होगा इसका, अफेक्टेड। अफेक्टेड में ना सब आ जाता है, प्रमोशन, डिमोशन। तो यहां पर मैंने ये नहीं पूछा कि स्टॉप किससे हो जाएगा, मैंने तो स्टॉप का पूछा ही नहीं, तो स्टॉप में भी तुम बहस कर सकते थे कि यहां ऑस्टियोब्लास्ट होता है, लेकिन नहीं, स्टॉप तो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, यहां तो पूछा है अफेक्ट किससे होगा, तो अफेक्ट होगा तमाम बोन सेल्स की प्रोडक्शन इस ओरिजिन करने वाले सेल से, जिसको हम बोल देते हैं तुम्हारा स्टेम सेल। तो इसका जवाब है स्टेम सेल, ठीक है। तो ये एक बड़ा रिकॉल टाइप क्वेश्चन था, मतलब ये कॉन्सेप्ट काफी बच्चों को, बल्कि कुछ बच्चों को ही पता होगा, और उनके लिए मीडियम लेवल का सवाल था, ठीक है, तमाम बच्चों के लिए। मतलब देखो तुम, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो हर किसी को पता हो, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि किसी को भी ना पता हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस क्वालिटी के अंदर फॉल करने वाला सवाल है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रोसोफिला हैज मोर फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन आईज। अब देखो ये सवाल तुम करते हो ना, अपना एआई को देते हो, तो वो इसका जवाब देता है W+W। ये एआई वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे चीटिंग भी करते हैं ना। लास्ट ईयर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया था उसमें ये चीज देखी गई थी, पकड़ी भी गई थी काफी बच्चों के हवाले से, कि जवाब दिए में एआई वाले, मतलब जो बता रहा है गूगल, उसमें से जवाब उठाकर दिए में। तो याद रखना वो एआई फिर तुम्हें ये सवाल जवाब देता है, याद रखना बात गलत कर रहा है, एआई वाली बात गलत कर रहा है। W+W+ में तुम्हारे पास नहीं होता, ये तुम्हारा टॉपिक है डोमिनेंस वाला, और डोमिनेंस में भी ये है तुम्हारा टॉपिक ओवर डोमिनेंस वाला, ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस में ये कैसे फॉल करता है कि एक ड्रोसोफिला है ये वाला, इसका तुम क्रॉस करवा रहे हो इस ड्रोसोफिला के साथ जिसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। जब तुम इसका क्रॉस करवाते तुम्हारे पास प्रोजेनी आती है W+W वाली। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि W+ जब हेटेरोजाइगस स्टेट में होता है ना, तो अपनी फ्लोरिसेंट पिगमेंट की क्वांटिटी को ज्यादा एक्सप्रेस करता है। इसका अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम्हारी ये है केपीके की बुक का इमेज, इसके साथ ये पीटीबी की बुक में भी लिखा होता है, लेकिन केपीके की बुक की इमेज को देखते हैं क्या कहता है। व्हेन द phenotypic expression of heterozygote become more intense than homozygous state of the race called overdominance. For example, in fruit fly the heterozygote has more quantity of fluorescent pigment in eyes than wild or white homozygote. ठीक है, तो ये तुम्हारा केपीके की बुक का इमेज है, तो वहां से ये चीज एक्सट्रैक्ट की हुई है। इसके अलावा पीटीबी पंजाब वाले बच्चों के लिए भी बात नहीं होगी, तो ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which organelle's origin may or may not happen as per endosymbiont hypothesis to form a distinct eukaryotic cell? अब देखो तुम्हारा एवोल्यूशन का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। क्या होता है कि ये हाइपोथेसिस, इसमें ना दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस और तुम्हारा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का, फ्लाजेला का, क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन एक्सप्लेन करता है, और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस ये जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनेल्स होती हैं इनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस की। अब देखो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ना एक यूकैरियोटिक सेल बनेगा, प्रोकैरियोटिक सेल से। ये है इस हाइपोथेसिस की समरी। लेकिन यहां पर तुमने दिमाग लगाना था थोड़ा सा कि यूकैरियोटिक सेल दो तरह का होता है, एक तुम्हारा प्लांट सेल, ये भी यूकैरियोटिक है, और तुम्हारा दूसरा होता है एनिमल सेल। अब एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस में क्या होता है, इस हाइपोथेसिस में सबसे पहले एक भूखा एनारोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ करता है एक एरोबिक बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अप्लाई करो इस चीज को, इस नॉलेज को। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, एनिमल प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। तो इसमें तो मे नॉट वाली बात आती ही नहीं। मतलब यहां तुम्हारा मैं ये टेस्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में, ऑल्दो फर्स्ट ईयर इस सिलेबस का पार्ट नहीं थी, तुमने ये वाली बात पढ़ी है कि एनिमल और प्लांट सेल में ना कुछ डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स की, तो वो मोस्ट प्लांट सेल्स में तुम्हें नहीं नजर आती। और दूसरी थी क्लोरोप्लास्ट, वो है इस हाइपोथेसिस का आंसर कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। अभी देखो मैंने क्या बताया, एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, उसके बाद इस भूखे एनारोबिक बैक्टीरिया ने स्पीरोशीट को इनगल्फ किया, वो भी बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से ऑर्गेनेल आई, फ्लाजेला,
अब तुम कहोगे सर फ्लैजेला तो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में शायद नहीं होती, मैं तुम्हें बताऊंगा गलत कह रहे हो तुम। लोअर प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें फ्लैजेला होता है, तो ये भी दोनों में है, इसमें भी मे वाली बात आ जाती है, मे नॉट वाली आती ही नहीं। अब आ जाओ तीसरी ऑर्गेनेल, अगर तो वो बैक्टीरिया इनगल्फ करता है, यूकेरियोटिक सेल बनाना है ना, तो वो तो दोनों बन सकते हैं। जब यूकेरियोटिक सेल बनाना है प्लांट सेल वाला, तो वो क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ, तो वो सायानोबैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, सायानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को इनगल्फ करेगा, जो बाद में चलकर क्लोरोप्लास्ट को बनाएगा। और अगर इस सायानोबैक्टीरिया की इनगल्फमेंट हुई तो प्लांट सेल यूकेरियोटिक सेल के तौर पर बनेगा। और अगर इस सायानोबैक्टीरिया को इनगल्फ ना किया, एनिमल सेल बनाना हो, फेट एनिमल सेल है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा और फेट होगा यूकेरियोटिक सेल का एनिमल। तो विच ऑर्गेनेल्स ओरिजिन मे और मे नॉट हैपन एज पर एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस टू फॉर्म ये वर्ड डिस्टिंक्ट, ये मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर हिंट दी थी ताकि तुम थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो अपना, कि डिस्टिंक्ट यूकेरियोटिक सेल से अगर मैं सिर्फ यूकेरियोटिक सेल लिखता ना कंफ्यूज हो जाते। ये हिंट थी तुम्हारे लिए डिस्टिंक्ट। तुम सोचो कि यूकेरियोटिक सेल एनिमल भी होता है, प्लांट भी होता है, तो इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास? क्लोरोप्लास्ट बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, वो तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से एक्सप्लेन होता है। तो ये था तुम्हारा एक बड़ा मजे का और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किस कैटेगरी में आता है? मीडियम कैटेगरी में। हर बच्चा इस तरीके से नहीं सोचता, हर बच्चा इस डिस्टिंक्ट के वर्ड को नहीं पकड़ेगा कि सर अब्दुल्ला ने ये डाला था टेस्ट के अंदर। और ये था तुम्हारा रिकॉल, मतलब तुमने एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस पढ़ा है, अब तुमने उसे कैसे पढ़ा है ये मैंने जज किया है इस सवाल के अंदर। क्या तुमने उस तरीके से पढ़ा है जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था? अब आ जाओ आगे जरा। मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड ऑल्सो लिव्ड इन अरे ये था डार्विन की ऑब्जर्वेशन से सवाल, जो उसने अपना बीगल पे वोएज किया था, सफर किया था। मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड ऑल्सो लिव्ड इन। मैक्सिमम बच्चों ने, मैं कहता हूं सब बच्चों ने ही साउथ अमेरिकन मेनलैंड लगाया होगा, जिन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं, टेक्स्ट बुक की लाइंस को सही से पढ़ा ही नहीं। याद रखना ये भी तुम्हारा रिकॉल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर बच्चा इस तरीके से रिकॉल नहीं करेगा, तो ये भी मीडियम कैटेगरी में फॉल करता है। इसका जवाब है नन ऑफ दीज। कैसे सर? इसका जवाब है नन ऑफ दीज ऐसे कि गैलापागोस आइलैंड्स और साउथ अमेरिकन मेनलैंड में डार्विन ने यही नोटिस किया था कि साउथ अमेरिकन मेनलैंड की स्पीशीज पर डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टैंप है, विच लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, बट दे रिजेंबल्स टू सम एक्सटेंट विद द स्पीशीज ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। मतलब रिजेंबलेंस थी, लेकिन ये बात तुम्हारी बुक में एज इट इज लिखी हुई है, पंजाब वाली बुक में, फेडरल की बुक में, कि दे लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, वो स्पीशीज डिस्टिंक्ट थी। तो इसका जवाब है कि गैलापागोस आइलैंड की स्पीशीज डिस्टिंक्ट थी, दे लिव नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, बट दे, अगर मैं सवाल में करता मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड रिजेंबल द स्पीशीज ऑफ, फिर जवाब होता साउथ अमेरिकन में, जो कि फेमस सवाल है, हर कोई करता है, बट दे नेवर लिव्ड देयर। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी है। ये हो गया टेस्ट। अब आगे चलो। न्यूरल आर्चेस प्रोटेक्ट ये है सिंपल सवाल, तुम्हारी पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन है कि cranium which is a part of skull protects the brain and neural arches of vertebrae of vertebral column protects the spinal cord। क्या जवाब है इसका? it protects the spinal cord। क्या टेस्ट कर रहे हैं सर आप हमारा? मैं ये टेस्ट कर रहा हूं कि तुम बुक की लाइंस को सही से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। आई बिलीव कि तुम कुछ लोग सही पढ़ते होंगे, तभी मैंने इसको हार्ड में रखा है। मतलब ये तो ऐसा सवाल है कि ये तुम छोड़ोगे ही छोड़ोगे पढ़ते हुए, मुझे पता है ना इस बात का। मैंने काफी बच्चों से पहले पूछा, इस टेस्ट में डालने से पहले, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा, गलत जवाब दिए उन्होंने, बहुत सारे लगे हुए थे। अ स्ट्रोक अफेक्टिंग द फोरब्रेन, ये यहां से तुम्हारा पहला सवाल है एप्लीकेशन का। ठीक है, अभी तक हमने रिकॉल वाले सवाल किए, बुक की लाइंस, बुक की चीजें टेस्ट कर रहा था। अब देखते हैं कि तुम बुक की लाइन पढ़ के उस नॉलेज को अप्लाई कर पाते हो या नहीं। अब तुम्हें यहां से वो प्रैक्टिकली भी समझ आ जाएगा एप्लीकेशन से क्या मुराद है। A stroke affecting the forebrain। अब देखो यहां तक पढ़ते हुए तुमने देख लिया कि फोर ब्रेन मर गया, ठीक है, क्रेनियम मर गया, थैलेमस मर गया, लिम्बिक सिस्टम सब मर गया। रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड वॉलंटरी मोटर कंट्रोल एंड कॉग्निटिव डिफेक्ट्स। Which part of the brain is primarily responsible for these functions? Which functions? ये वाले, वॉलंटरी कंट्रोल एंड कॉग्निटिव डिफेक्ट्स।
अब देखो वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, तुम अपने, मैं अभी एक सर्कल कर रहा हूं, ये कौन करवा रहा है मेरे से? तुम्हें पता है इसका आंसर, इसका जवाब है सेरिब्रम, फोरब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड ये वाले काम नहीं करवाता, ब्रेन स्टेम ये वाले काम नहीं करवाता, सेरिबेलम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करवाता है, वो भी आंसर नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये बात तुमने पढ़ रखी है, अब देखते हैं कि एक बंदे में अगर ये हो रहा है तो तुम वहीं पर इसी सवाल का जवाब नॉलेज को रिकॉल करके अप्लाई कर पाते हो शीट के ऊपर या नहीं। ये ऐसे सवालों में टेस्ट होती है वाली बात। अब हर बच्चा इसको अप्लाई नहीं कर पाता तो ये तुम्हारा मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है, क्योंकि हर बच्चे में एप्लीकेशन की सलाहियत नहीं होती, लेकिन इस टेस्ट के बाद आएगी। इफ nasal bodies are absent in neuron, what cellular process is most likely impaired? ये भी तुम्हारा एप्लीकेशन का सवाल है। तुमने पढ़ा है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, नर्वस कोऑर्डिनेशन में, कि एक स्ट्रक्चर उसकी सेल बॉडी में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं nasal bodies, which are group of ribosomes, associated with rough endoplasmic reticulum। तो फंक्शन क्या है उसका? राइबोसोम भी है, आरईआर भी है, तो इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। बुक की लाइंस हैं, उनको अप्लाई करना है बस। अगर वो अफेक्ट हो गए हैं तो ना ये काम करेगा ना ये काम करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है इसका? विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट सेलुलर प्रोसेस मोस्ट लाइकली इंपेयर्ड? जब वो है ही नहीं तो वो काम भी नहीं होगा जो वो कर रहा था, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। एक्सोनल कंडक्शन, एक्सोन को आप डैमेज नहीं कर रहे, माइलिन प्रोडक्शन, आप लिपिड्स को डैमेज नहीं कर रहे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज आप प्री साइनेप्टिक में कैल्शियम चैनल्स को भी इफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इन अ न्यूरॉन विद अ म्यूटेशन दैट इंक्रीजेस इट्स सोडियम परमिएबिलिटी, हाउ वुड द एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लाइकली बी अफेक्टेड? क्या मैंने कहा? एक न्यूरॉन में जब एक म्यूटेशन आ जाती है और उसकी तुम सोडियम परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हो। अब देखो ये एक ऐसी चीज है जो तुमने शायद ही किसी एमसीक्यू में देखी हो, कि एक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन के वक्त तो सोडियम परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो पीक जाता है ग्राफ। तुम्हारी बुक्स के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है ऐसा करके, ये ऐसे करके तुम देख रहे हो यहां पर, ये ऐसे पीक जाती है और फिर ये 50 मिलीवोल्ट को टच करके वापस आता है, हाइपरपोलराइज करता है और फिर वापस से रेस्टिंग स्टेज पर चला जाता है। अब देखो हमने ना ये एक्शन पोटेंशियल का जो हिल चढ़ना है, मतलब ये प्लस 50 मिलीवोल्ट की जो स्टेज अचीव करनी है, इसको अचीव करने के लिए यू नीड अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड। तुम्हारी बुक में थ्रेशोल्ड का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तुम्हारी बुक में सोडियम परमिएबिलिटी का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये म्यूटेशन अगर एक ऐसा काम करी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये एक सिनेरियो जो हमने इमेजिन कर लिया ना कि ऐसा हो तो फिर क्या, तो ये होती है तुम्हारी क्रिएटिविटी। अब इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसे भी दे सकता हूं कि यहां पर मैंने वो सवाल किया नहीं कि गोल्जी ऑपरेटस में एक सिस फेज है, एक ट्रांस फेज है, इस ट्रांस फेज को भी मैं सिस फेज बना दूं, बताओ क्या होगा? इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी तरीके से सोचना, इसे बोलते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। प्लस 50 मिलीवोल्ट तक जाने के लिए तुम्हें देखो, अब थ्रेशोल्ड क्या होता है पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड याद रखना एक वो स्टिमुलस होता है जो अगर मिल जाए तो यह हिल पूरा चढ़ जाएगा न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन के, लेकिन अगर यह सब लेवल का हुआ, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हुआ, तो ये हिल नहीं चढ़ पाना, और इस हिल ने चढ़ना ही नहीं है, यहां तक जाएगा और ये वापस से नीचे बैठ जाएगा, मतलब वापस से एक रेस्टिंग स्टेज शुरू हो जाएगी। तो हिल को चढ़ने के लिए, डीपोलराइजेशन का पूरा आने के लिए, पूरी तरह से डीपोलराइज होने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। अगर उस वैल्यू का ना हुआ तो वो सब थ्रेशोल्ड कहलाएगा, फिर डीपोलराइजेशन वेव जनरेट नहीं होगी। अब क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल बात होगी जो कि हर एकेडमी पढ़ाती है हर तरीके। अब देखो एक म्यूटेशन आई जिसकी वजह से सोडियम परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, इससे एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड कैसे इफेक्ट होगा? क्या वो बढ़ेगा? क्या तुम्हें थ्रेशोल्ड उतना ही चाहिए होगा? अब पहली तो मेरी एक बात सुनो, ये पॉइंट होता है -70 मिलीवोल्ट का। जब तुम डीपोलराइज कर रहे हो तो, और जब तुम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे हो तो तुम इस -70 मिलीवोल्ट से आगे बढ़ रहे हो, मतलब तुम माइनस की कम वैल्यू के अंदर जा रहे हो, तभी तो वो बढ़ रहा है। -60, -50, फिर उसके बाद -40 और फाइनली ऊपर जाते जाते प्लस 50 मिलीवोल्ट का जो लेवल है वो आ जाता है। तो इसको चढ़ने के लिए तुम मेम्ब्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ खेलते हो। तुम्हें पता है आउटर पॉजिटिव होता है, इनर नेगेटिव होता है, और इनर वाला जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। क्या हो रहा है, तुम इनर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ खेलने के लिए सोडियम चैनल्स को ऑल्टर करो, जिससे सोडियम
आयंस अंदर आ रहे हैं, मतलब अंदर जो नेगेटिव वैल्यू थी अब वो पॉजिटिव में जा रही है। तो अगर वो इस लेवल से पॉजिटिव पे जा रही है, देखो पॉजिटिव पे जा रही है, तो अब ये जो तुमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देना था ये तो ऑलरेडी तुमने दिया है, मतलब इस लेवल तक रीच करने के, अब तुम स्टार्ट अभी भी यहीं से करोगे, लेकिन ये तुमने तो इतना लेवल पहले ही दे रखा है, मतलब वो तो पॉजिटिव ऑलरेडी इतना ज्यादा है। तो इसका मतलब है अब तुम्हें उस लेवल का थ्रेशोल्ड नहीं चाहिए जो तुम पहले दे रहे थे, तो थ्रेशोल्ड वुड बिकम लोअर। देखो यहां पर वो बात आती है कि तुम सोचते कितना अच्छे तरीके से हो। थ्रेशोल्ड वुड बिकम हायर, गलत बात है। देयर वुड बी नो चेंज इन थ्रेशोल्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। द न्यूरॉन वुड फेल टू फायर, ये भी गलत बात है। इट वुड बी एबल टू फायर बट मच मोर इफेक्टिवली, क्योंकि उसे उतना थ्रेशोल्ड ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा हार्ड लेवल का सवाल, हर बच्चा इसका जवाब नहीं दे सका होगा। अब आगे चलो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू इंटरनल स्टिमुलाई एक्सेप्ट। अब इस पहले तो ये समझो, इस स्टेटमेंट को देकर मैं तुम्हारा क्या चेक कर रहा हूं, मतलब मैं किस क्रिटिकल अप्रोच को चेक कर रहा हूं। मैं ये चेक कर रहा हूं कि तुम एक ऑल का वर्ड पढ़ते हो, तुम यहां नॉट का वर्ड पढ़ते हो, तुम रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू इंटरनल स्टिमुलाई का वर्ड पढ़ते हो और एक्सेप्ट का वर्ड पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। बल्कि यहां से इस वाली बात को एक्सट्रैक्ट करो, न्यूरॉन्स विच रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू इंटरनल स्टिमुलाई, ये वाली बात हम यहां से एक्सक्लूड आउट कर देते हैं। मैं ये देखूंगा कि तुम ऑल का वर्ड पढ़ोगे, मतलब सब में से तुमने एक ऐसे रिसेप्टर को एक्सक्लूड करना है जो कि इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, जो इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, तुमने उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो यहां नॉट का वर्ड आ गया, यहां एक्सेप्ट का वर्ड आ गया, ये न्यूट्रल हो गया, मतलब तुम्हें अब एक ऐसा रिसेप्टर चाहिए जो रिस्पॉन्ड करता है। नेगेटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो जाता है ना। अब तुमने पॉजिटिव वाली चीज को सिलेक्ट करना है। यहां नॉट देके तुम्हें लगा होगा कि सर तो ये पूछ रहे हैं जो इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। नहीं बच्चों, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो यार। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं जो रिस्पॉन्ड नहीं करता उसके अलावा मुझे आइडेंटिफाई करके दो। तो ये थोड़ा सा खेला है यहां पर। अब देखो ये तुम्हारी पंजाब टेक्स्ट बुक का फिर इमेज है। देयर आर मेनी रिसेप्टर्स व्हिच रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल कंडीशंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। एग्जांपल्स आर द रिसेप्टर्स ऑफ स्टमक वॉल which may be concerned with arousal of hunger, stretch receptors of carotid में भी और aortic arteries में भी। They have important role in the regulation of blood pressure। इसके अलावा फिशेज में भी होती हैं जिसमें कहते हैं endings with similar properties are found in branchial। तो इसको तुम एक है ये, और तुम्हारे पास ये दो हैं और ये तीन है और ये चार रिसेप्टर्स तुम लोग याद कर लो, इसको अपने नोट्स का हिस्सा बना लो। अब देखो मैं अगर यहां पर बात करूं तो अब देखो तुमने ये आइडेंटिफाई करना है विच रिस्पॉन्ड टू इंटरनल स्टिमुलाई। तुम्हें पता है फोटो रिसेप्टर्स में आते हैं रॉड्स और कोन्स, और ये तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ही रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि लाइट होती है। ठीक है, रॉड एंड कोन्स। फिर आते हैं इमेजिनर्स कॉर्पसेल। तुम्हें पता है जब तुम अंधेरे में मूव करे तो तुम अपने हाथों को टिप्स ऑफ फिंगर्स को आगे करके चलते हो। तुम ये देखते हो यहां पे क्या है, अपनी टिप्स से महसूस करते हो। तो ये तुम्हारी होती है इमेजिनर्स कॉर्पसेल। ये भी एक्सटर्नल रिसेप्टर को स्टिमुलाई करती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सटीरियर रिसेप्टर। ये तो नाम से ही जाहिर है, एक्सटीरियर रिसेप्टर होते हैं, एंटीरियर रिसेप्टर होते हैं। तो एक्सटीरियर रिसेप्टर तो नाम से ही जाहिर है, ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब तुमने आइडेंटिफाई करना था कौन सा इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापॉड्स दैट दे रिस्पॉन्ड टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहां से तुम लोग इस सवाल का जवाब दोगे। यहां से बस यही चेक किया है कि तुम क्रिटिकल रीडिंग करते हो या नहीं करते बच्चों। ठीक है, अब ये तुम्हारा रिकॉल टाइप का क्वेश्चन था उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये पहले पढ़ रखा है। अब देखना ये था कि उन्होंने इसको कितने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आगे आ जाओ। विच स्टेटमेंट अबाउट रिफ्लेक्स आर्क्स इज करेक्ट। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में क्या सच है, तुमने सच ढूंढना है। देखते हैं सच क्या है। रिफ्लेक्स आर्क याद रखना एक पाथवे होता है जो रिफ्लेक्स सेक्शन फॉलो करता है। सेंसरी न्यूरॉन से पहले मूव किया उसकी सेल बॉडी के अंदर, फिर सेल बॉडी से मूव किया उसने तुम्हारे इंटर न्यूरॉन तक, वहां साइनेप्स बना, इंटर न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन पे साइनेप्स बनाकर आगे चला गया, और फिर इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट कर उसने इफेक्ट को जनरेट करवा दिया। अब रिफ्लेक्स आर्क्स के बारे में सच क्या है। They always involve direct communication with the brain. No, they involve direct communication। और अगर always इस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मतलब हमेशा तो नहीं। अब जैसे पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स होता है उसमें कम्युनिकेशन होती है ब्रेन के साथ, लेकिन ऑलवेज तो नहीं ना। हर जैसे अब तुमने एक जो अपना एक हॉट ऑब्जेक्ट टच किया उसके तो तुमने फौरन मूव कर लिया, तो यहां पर तो तुम्हारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं, ये तो क्विक पाथवे जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से मूव कर जाता है आगे मोटर न्यूरॉन के अंदर एक्शन। They are slower than voluntary movements। नहीं, ये बहुत फास्ट होते हैं, ये भी बहुत गलत है।
दे आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई। ये बात ठीक है, हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट ही प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। नो, यहां ब्रेन हमेशा इन्वॉल्व नहीं होता, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करनी नहीं पड़ती। तुम एक हार्मफुल स्टिमुलाई को हाथ लगाओगे, उसके बाद फौरन मूव कर लोगे, तो यहां को कॉम्प्लेक्स लर्निंग इन्वॉल्व नहीं हुई। ठीक है, और ये था तुम्हारा रिकॉल टाइप का क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब आगे आ जाओ। The brain structure controlling our feelings and emotions of love, hate, anger, fear is dash almond shaped mass of neurons on either side of thalamus. इस स्टेटमेंट में मैंने तुम्हें एक आने वाला पेपर में एमसीक्यू भी दे दिया है और खुद भी तुमसे एक सवाल कर लिया। पहले तो देखो मैं तुम्हारा चेक क्या कर रहा हूं। पहले मैं ये चेक कर रहा हूं कि यहां तक जो मैंने बात की है, फियर तक, शुरू से लेके फियर तक, ये एक पार्ट की मैंने बात की है। तुमने क्या करना था, इस स्टेटमेंट को तोड़ना था। तुमने तोड़ना था यहां तक, और तुम्हें यहां तक समझ आ जाता है कि ये तो बहुत वो इमोशंस हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, और जहां फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं वहां पे हमारा ब्रेन पोर्शन आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम वाला, एमिगडाला। एमिगडाला, अब एमिगडाला कितने, और ये भी आइडेंटिफाई तुम्हें करवा रहा है कि एक आलमंड शेप मैस है। तुम कहोगे सर हमें ख्वाब आ रहा है, हम तो लिम्बिक सिस्टम को भी यही समझते हैं। तो देखो ना, ख्वाब नहीं तुम्हें आ रहा, आलमंड शेप से भी तुम्हें आइडेंटिफाई करवा रहा हूं कि वो तुम्हारे पास एमिगडाला की ही बात कर रहा है। अब वो कितने होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ थैलेमस? ये देखो तुम्हारी फेडरल नेशनल बुक फाउंडेशन की लाइन, एमिगडाला, 2 आलमंड शेप मैसेज ऑफ न्यूरॉन्स ऑन आइदर साइड ऑफ थैलेमस। ये भी तुम्हारा रिकॉल बेस्ड का सवाल था। देखना ये था कि तुम सही से पढ़ते हो या नहीं, तो इसका जवाब था 2। आसान सवाल, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं थी। Imagine a drug that selectively damages Sertoli cells but leaves Leydig cell intact. Which immediate effect on spermatogenesis would you expect? बहुत मजे का सवाल है। देखो, तुमने इस तरह के सवाल में देखना ये होता है कि किसको छोड़ा जा रहा है और किसको इफेक्ट करवाया जा रहा है। डैमेज हो रहे हैं सर्टोलाई सेल्स, लेडिक सेल्स रह रहे हैं इंटैक्ट, मतलब अपना फंक्शन ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं। तो तुम पहले सोचो इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सर्टोलाई सेल्स का तुम्हारी बुक की फंक्शन बताती है कि ये तुम्हारे पास, एक मैं तुम्हें यहां पर बता दूंगा, एक तुमने पहले ही याद होगा कि सर्टोलाई सेल्स न्यूट्रिशन या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स प्रोवाइड करते हैं। अब सर्टोलाइज सेल्स का एक और फंक्शन तुम याद रखो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब लेडिक सेल्स तुम लोगों ने याद रखना है, ये इंटैक्ट है। लेडिक सेल्स किस सेल्स पे जाकर एक्ट करते हैं, मतलब किस हार्मोन के एक्शन में होते हैं? ये होते हैं आईसीएसएच के। इन लेडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, और आईसीएसएच के एक्शन के अंदर ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देता है। इसी के साथ साथ एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिन, सर्टोलाइज सेल से आता है, वो भी तुम्हारे पास नेगेटिव फीडबैक देता है, चेक करता है रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो विच इमीडिएट इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस वुड यू एक्सपेक्ट? तो देखो, लेडिक सेल्स हैं इंटैक्ट, मतलब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कुछ नहीं हो रहा, ये बात पकड़ लो। मतलब ये तुम डायग्नोस कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी मोड के अंदर जा रहे हो। अच्छा, क्या बात बता के हमसे क्या अखज करवाया जा रहा है? ये तुमने एक बात एक्सट्रैक्ट कर ली कि टेस्टोस्टेरोन वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे मौजूद होता है नॉर्मल रेट पे, लेकिन सर्टोलाइज सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मतलब ये भी इफेक्ट हो रहा है ब्लड टेस्टिस बैरियर, और न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स ये भी डैमेज हो रहा है। तो अब देखते हैं डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। मैंने तुम्हें कहा है टेस्टोस्टेरोन को कुछ नहीं होने वाला, तो ये एलिमिनेट हो गया। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन से, अरे कुछ होने ही नहीं वाला, फिर एलिमिनेट हो गया। मतलब ये तो हलवा ऑप्शंस थे, इनको तुम देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे अगर तुम थोड़ा सा बस ये पकड़ लेते कि लेडिक सेल्स जैसे हैं वैसे ही पड़े हुए। कॉम्प्रोमाइज सपोर्ट फॉर डेवलपिंग स्पर्म, बिल्कुल सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो न्यूट्रिशन तुमने प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से तमाम स्पर्म जिंदा नहीं है, दे रिड्यूस द स्पर्म आउटपुट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तुम अपने नेगेटिव फीडबैक को खत्म तो नहीं कर रहे, तुम स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को इनहेंस तो नहीं कर रहे, उस पर जो चीजें नेगेटिव फीडबैक दे रही तुम उनको कंट्रोल तो नहीं कर रहे, तुम टेस्टोस्टेरोन इनहिबिन को वैसे ही रहने दे रहे हो, उनको तो तुम नहीं मार रहे, तो ये कैसे इंक्रीज कर जाएगा? ठीक है, यहां पे तो डिमांड होती तुम्हारी क्रिएटिविटी कि तुम एक चीज जो मौजूद है उसको हमने निकाल दिया, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर चले गए हैं जो कि नॉर्मली नहीं होता, लेकिन तुमने करवा दिया एक ड्रग को इंड्यूस करके। ये होती है तुम्हारी क्रिएटिविटी चेक करने का अंदाज। An experimental drug blocks the LH surge
प्रेडिक्ट द मोस्ट इमीडिएट कंसीक्वेंस ऑफ दिस इंटरवेंशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तुमने यहां पर बस ये पढ़ना था कि एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग ने एलएच सर्ज को ब्लॉक कर दिया, एलएच सर्ज ब्लॉक हो गया। अब देखो क्या ऑर्डर क्या होता है, एफएसएच आता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल आता है जो कि एस्ट्रोजन को बनाता है, एस्ट्रोजन फिर नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, और ये नेगेटिव फीडबैक एफएसएच को मिलने के बाद एलएच का सर्ज सबसे पहली दफा देखने को मिलता है। एलएच सर्ज तुम्हारे पास प्रोड्यूस करवाता है कॉर्पस लूटियम को। जब कॉर्पस लूटियम बनता है तो ये वो स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन करवाता है, और प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो ये तुम्हारे पास नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को भी और एलएच को भी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई तो ये प्रोजेस्टेरॉन का, अब देखो ना, इसने इसे नेगेटिव फीडबैक दिया, एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया, तो ये बना रहे थे इसको, तो ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है बच्चों। तो अब क्या हो रहा है कि एलएच सर्ज को एक ड्रग जो ये एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से एलएच बन रहा था, ये तुम्हारे पास अब नहीं बन रहा। तो अगर ये नहीं बन रहा तो ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा, अलगर्ज के आगे वाली सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक भी नहीं मिलेगा। तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ऐसा करने का कि तुम्हारे पास जो कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन हो रही थी, जिसके लिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte यहां से निकलता है ओव्यूलेशन के नतीजे में। तो ओव्यूलेशन करके जब वो उस पैक ऑफ सेल से निकलता है जिसकी लेयर्स में जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा आती हैं, उस सेकेंडरी oocyte को इजेक्ट करने के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है। तो एलएच के सर्ज को ब्लॉक करने से तुम उस ओव्यूलेशन के मेथड को सप्रेस कर रहे हो, इनहिबिशन ऑफ फॉलिकल डेवलपमेंट नो, तुम एफएसएच को इफेक्ट नहीं कर रहे, ये होगा प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन नो, इसका रिलेशन एफएसएच के साथ होता, अगर एफएसएच बढ़ाते तो तब होता, ये गलत है। प्री मेच्योर कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन नहीं, कॉर्पस लूटियम ने बनना ही नहीं है। प्री मेच्योर क्या होगा, यहां पे तुम्हारी सिर्फ एक ये पाथवे की जो नॉलेज है वो चेक हुई है इस सवाल से, ठीक है, तो बस अप्लाई करना आना चाहिए तुम्हें। हाउ मेनी स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड्रोगोमायोसिस। फिर तुम्हारा मैं नॉलेज अप्लाई करवा रहा हूं। तुमने पढ़ रखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स बनाता है, तो 20 कितने बनाएंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा, एक बनाता है 4 स्पर्म्स को, तो 20 स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 आर 8, यहां आ जाएगा 80 स्पर्म्स। जवाब है सिंपल सा 80 स्पर्म्स। कोई तुम्हें यही करना, थोड़ा सा बस दिमाग इस्तेमाल। ये तुम्हारी केपीके की बुक का इमेज है, ये देखो स्पर्मेटोगोनियम है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है माइटोसिस करके, फिर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से सेकेंड। और यहां पर ना सवाल सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, यहां से यह भी सवाल किया जा सकता है कि 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, तो 20 फिर बनाते, एक से बनते हैं 2, 20 बनाते हैं 20 इंटू 2, जवाब होता 40 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये यहां से ये भी सवाल बन सकता है, मतलब ये जो इमेज तुम लोगों ने दिमाग में महफूज किया, उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस के ऊपर, ये चेक हो रहा है इस सवाल से। आगे चलो। After ovulation, a woman's progesterone level remains high beyond the usual cycle duration. Which condition could explain this finding? अभी बात की हमने पिछले पाथवे के अंदर, यहां पर वही मैं तुम्हारी चीज टेस्ट कर रहा हूं कि तुम्हें यह पता है कि प्रेगनेंसी के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होने पर प्लासेंटा, और वो प्लासेंटा पे प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का तो फेट है, उसने शेड होना ही होना है कॉर्पस एल्बिकेंस बन के। तो एक वुमन के प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है बियॉन्ड द यूजुअल साइकिल ड्यूरेशन, तो हाई सिर्फ, और ये नॉर्मल है, उसने कोई एबनॉर्मल कंडीशन भी नहीं बताई। तो ये तो नॉर्मली तब होता है जब प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो, एक ही कंडीशन में। तो बस ये चीज तुमने पकड़ लेनी थी इस सवाल से कि अगर प्रोजेस्टेरोन के लेवल हाई है, देखो ये सवाल पिछले ही किसी सवाल से इंटर रिलेटेड है। अब प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा होता है कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल हाई रहते हैं, एक ही कंडीशन है नॉर्मल वाली। तो अर्ली मिसकैरेज जैसे नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब मेंटेन रहता है तो प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, बिल्कुल ठीक है बजा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नो, ये एंड्रोजन्स की ओवर प्रोडक्शन से होता है, ये तो एक डिजीज है, और डिजीज का तो जिक्र ही उसने कहीं नहीं किया, उसने तो बस एक नॉर्मल चीज बताई, उससे एक नॉर्मल जो रिजल्ट जिसके नतीजे में ये हो रहा है ऊपर वाला काम, वो पूछिए तुमसे। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा उसने किस सवाल में कहा। तो बस देखो, तुमने एक बात बुक में पढ़ी हुई है कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल
अगर मेंटेन रह रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर एक नॉर्मल साइकिल ड्यूरेशन के बाद भी डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक देता है ना एफएसएच और एलएच को, अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो गई। तो बस ये जो लाइन है तुम्हारी बुक्स के अंदर, इसको ऐसे क्वेश्चन की शक्ल दे दी और यही बात तुमसे पूछ ली, तो ये होता है तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, जिसको हर बच्चा टैकल नहीं कर पाता। आगे चलो, इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज कैसा है, अलग अलग आएगा, ठीक है। रिकॉल बेस्ड नॉलेज तुम्हारा कैसा है, क्रिएटिविटी बेस्ड नॉलेज तुम्हारा कैसा है। अब आओ एक और रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स द डैश प्रोडक्शन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर कंसेप्शन पार्टली। इस सवाल में फिर तुम्हारी मैं रीडिंग टेस्ट कर रहा हूं। रीडिंग ये देख रहा हूं कि यहां तक पढ़ते हुए, नॉन प्राइमेट फीमेल्स को पढ़ते तक, क्या तुम एक चीज को अपने दिमाग से एलिमिनेट करते हो? क्या तुम ये बात एलिमिनेट करते हो कि नॉन प्राइमेट फीमेल्स का मतलब ह्यूमन फीमेल्स नहीं है? ह्यूमन फीमेल्स को तुमने यहां से निकाल देना था। तो ह्यूमन फीमेल्स के अलावा जो फीमेल्स होती हैं उनमें, एनिमल की फीमेल्स, उनमें कौन सी साइकिल होती है? उनमें होती है तुम्हारी ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल होती है और इसमें क्या होता है, हीट एग्जिबिट करती है फीमेल, और फिर वो बताता है कि उसके अंदर डिजायर है टू बी ऑन द मेटिंग प्रोसेस। अब क्या है इस साइकिल में कि इस साइकिल में एस्ट्रोजन भी प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन, लेकिन उसका रोल कंप्लीटली नहीं होता, पार्टली होता है। तभी ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ तुमने देखना था कि इस वर्ड से तुमने आइडेंटिफाई करना था कि इस सवाल का जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब है एस्ट्रोजन। लेकिन याद रखना, इस पार्टली के अलावा जितना रोल होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का होता है। एआई जब तुम करोगे तो वो तुम्हें जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये पार्टली वाली बात नहीं है जो तुम उससे पूछ रहे हो। उसको यही पता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि मेजरली रोल प्ले करता है, तो मैंने बच्चों को वही आंसर देना है। जबकि इस पार्टली के वर्ड की वजह से जो तुम्हारी पंजाब टेक्स्ट बुक का इमेज है, बुक की लाइन है एग्जैक्टली, उसमें तुमने देखना है कि पार्टली, और अगर नहीं भी है तुम्हारी पंजाब टेक्स्ट बुक तो तुम्हें तब भी पता होना चाहिए पार्टली पूछा है। छोटा रोल किसका होता है? पार्ट कौन प्ले करता है? एस्ट्रोजन। मैक्सिमम रोल किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये वर्ड ना होता तो हम प्रोजेस्टेरॉन के साथ जाते। इस लाइन से फिर तुम्हारी क्रिटिकल लर्निंग जो है वो टेस्ट हुई है। आगे चलते हैं। A 25-year-old male undergoes castration। अब ये वो वर्ड है जो सिर्फ तुम्हारी बुक में इस्तेमाल हुआ है, कैस्ट्रेशन का। कैस्ट्रेशन तुम लोगों ने याद रखना है, वर्ड होता है जिसमें तुम्हारे टेस्टिकल्स को बॉडी से कट आउट, वेजेक्टोमाइज कर दिया जाता है, और फ्यू वीक्स लेटर हिज ब्लड वर्क रिवील्स ऑल्टर्ड हार्मोन। ये तो होगा, तुम टेस्टिस के जो हार्मोन है उनको ही कैंसल आउट करे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड इन दिस पेशेंट? देखो, जब तुमने टेस्टिस को निकाला तो टेस्टिकल्स एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं मेल हार्मोन, मेल प्यूबर्टी हार्मोन, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। किन सेल से प्रोड्यूस होता है? तुम्हारा इंटरस्टिशियल सेल से। इसको हम कहते हैं 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अगर केमिस्ट्री लैंग्वेज में इसको देखना चाहो, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब ये मैंने तुम्हें, अगर तो तुम पढ़ चुके हो मेरे से, तो मैंने तुम्हें ये एक इमेज हर बोर्ड के बच्चे को बता दिया था कि ये एक बोर्ड की बुक में तुम्हें मिलता है। और अगर तुम एक प्रॉपर सही तरीके से पढ़ चुके हो तो तुम्हें तब भी ये पता होगा कि इस इमेज में क्या शो हो रहा है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट कर रहा है जो एफएसएच को प्रोड्यूस कर रहा है। एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स पर जाकर एक्ट करेगा जो इनहिबिन को बनाएगा, और वो इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस को। कैसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देकर। अब तुमने अगर कैस्ट्रेट कर दिया उस मेल को तो ना तो इनहिबिन आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एलएच सेल्स पर जाकर टेस्टोस्टेरोन बना रहा है जो कि नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट चेक होता है। अब तुमने अगर कैस्ट्रेट कर दिया तो ना ये हार्मोन आ रहा है ना ये हार्मोन आ रहा है, जिसकी वजह से उसने बात की ऑल्टर्ड हार्मोन लेवल। विच आर द फॉलोइंग चेंजेस इज मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड इन दिस पेशेंट? चेंज ये होगा कि अब अगर ये हार्मोन्स नहीं आ रहे तो ये नेगेटिव फीडबैक भी एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नहीं मिलेगा, जिससे एलएच और एफएसएच बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। डिक्रीज एलएच एंड एफएसएच, गलत हो गया, डिक्रीज नहीं, ये होंगे तुम्हारे पास इंक्रीज एलएच एंड एफएसएच ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यहां पे देखो ना, ड्यू टू गोनेडल हार्मोन्स नहीं, गोनेडल हार्मोन्स जो है वो चलो लॉस हो भी रहे हैं, लेकिन उससे डिक्रीज तो नहीं हो रहा, तो इंक्रीज होंगे एफएसएच और एलएच। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा।
मतलब बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा। डिक्रीज LH एंड FSH डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये फिगर तुम लोगों ने माइंड में रखना है, इसको भी यहां पर तुमने अप्लाई करना था इस सवाल के ऊपर, ठीक है। और ये बातें तुमने पढ़ रखी हैं, बस तुम अप्लाई नहीं सही से कर पा रहे होते सवाल के अंदर। वेयर आर हेयर एंड ऑर्गन्स विच रिसीव टच स्टिमुलाई टिपिकली लोकेटेड। आसान सवाल है, कोई मुश्किल बात नहीं। हेयर एंड ऑर्गन्स है ना, तो तुम्हें पता है ये तो टच स्टिमुलाई परसेप्शन को रिसीव करते हैं, तो दे रिसीव टच स्टिमुलाई एंड दे आर टिपिकली लोकेटेड इन, याद रखना, दे आर टिपिकली लोकेटेड एट द बेस ऑफ हेयर्स। अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि हेयर एंड ऑर्गन्स जो हैं वो कहां पर क्या किस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो याद रखना दे रिसीव द टच स्टिमुलस। और ये तुम्हारा था रिकॉल टाइप का क्वेश्चन, तो ये थे तुम्हारे पास एट द बेस ऑफ हेयर जो है वो लोकेट करते हैं, इन द फिंगर टिप्स नहीं, इन डीप टिश्यूज नहीं, और ना ही इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये बात जो है वो तुम लोगों ने याद रखनी थी। Which region of a long bone is responsible for erythropoiesis? Erythropoiesis का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। अब ये है तुम्हारा फेडरल नेशनल बुक फाउंडेशन का इमेज। देखो बोन के अंदर एक होती कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी होती स्पॉन्जी बोन। बाहर की तरफ तुम्हें सारी कॉम्पैक्ट बोन नजर आ रही, लेकिन कहां पर, याद रखना कॉम्पैक्ट बोन ये डायाफिसिस के अंदर इसने शो की हुई है। अब यहां पर मैं तुम्हारा ये चेक कर रहा हूं कि एक इमेज तुम लोगों ने बुक का देख लिया, क्या उसमें तुमने ये देखा कि स्पॉन्जी बोन को कहां लेबल कर रहा है? ये देखो ये एपीफाइसिस है, और एपीफाइसिस के अंदर अगर स्पॉन्जी बोन है तो तुम्हें पता है स्पॉन्जी बोन रेड बोन मैरो स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है, और जब रेड बोन मैरो स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है तो आरबीसी प्रोडक्शन भी यही होनी है। तो विच रीजन ऑफ लॉन्ग बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस, तुम लोगों ने याद रखना है जो रीजन ऑफ लॉन्ग बोन रिस्पॉन्सिबल है, इसका जवाब है एपीफाइसिस, क्योंकि यहीं पर तुम्हारी स्पॉन्जी बोन है, और उस स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो है, वो रेड बोन मैरो तुम्हारे पास क्या करवा रहा है, एरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है। और अगर तुमसे येलो बोन मैरो पूछा जाता तो वो डायाफिसिस के अंदर होता, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ न्यू ड्रग सेलेक्टिवली इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन, प्रेडिक्ट हाउ दिस वुड अफेक्ट बोन रीमॉडलिंग ओवर टाइम। फिर तुम्हारे पास एक ड्रग को इंड्यूस कर रहा है, फिर तुम्हारी मैं क्रिएटिविटी का लेवल चेक कर रहा हूं कि क्या तुम ये बता पाते हो कि अगर एक ऑस्टियोक्लास्ट अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं एक ड्रग डालकर उसके नॉर्मल फंक्शन को इनहिबिट करवा दूं, ऑस्टियोक्लास्ट का यहां पर तुमने फंक्शन को पहले माइंड में लाना है, फिर तुमने ये देखना है कि अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो बोन पर क्या इफेक्ट होगा। ऑस्टियोक्लास्ट करवाता है बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, यानी कि बोन की ना हेल्थ को चेक में रखता है कि बोन की डेंसिटी तो नहीं हो रही, क्या कहीं ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा तो कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं करवा रहा। फिर ऑस्टियोक्लास्ट आता है पैराथॉर्मोन के एक्शन के साथ कि यहां से कैल्शियम को निकालता है, उससे एक्सट्रैक्ट आउट करवाता है, हम कहते हैं रिजॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वो कैल्शियम जाता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो बोन के कैल्शियम लेवल को चेक करता है ऑस्टियोक्लास्ट। अब तुमने इसको अफेक्ट कर दिया है, तो बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा, या बोन रीमॉडलिंग ओवर टाइम कैसे इफेक्ट होगी। बोन्स वुड अंडरगो एक्सेसिव रिजॉर्प्शन, नहीं, ये तो तब होता जब तुम ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर बढ़ाते, लेकिन यहां तो तुम कम कर रहे हो। तो बोन्स वुड नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली ड्यूरिंग ग्रोथ, नो, यहां पर तुम, ठीक है, ये चलो अभी ना इसको रखते हैं, ठीक है, ये वाली बात शायद सही हो। बोन्स वुड बिकम डेंसर ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्रेकडाउन, बिल्कुल। अब देखो इसके ऊपर ना तुमने तरजीह देनी है इसको, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि बोन तुम्हारे पास डेंसर होगी, किसकी डिपोजिशन की वजह से, ज्यादा मिनरल डिपोजिशन की वजह से, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्रेकडाउन, ठीक है। बोन और रिड्यूस्ड ब्रेकडाउन होगा भी क्योंकि रिजॉर्ब ही नहीं हो रही, कि ऑस्टियोक्लास्ट नहीं है। बोन्स वुड शो नो चेंज, ऐसा नहीं है, चेंज तो आएगा। अब तुम ये कह सकते थे कि बीटा सही है, लेकिन बीटा के ऊपर तुमने इसको तरजीह देनी है। यहां पर यह भी चेक हो रहा है कि तुम ये देखते हो कि एक सवाल में जब दोनों ऑप्शन सही है तो तुम उसमें किसको ऑप्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन। बड़ा मजे का सवाल है ये, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोगों ने ऑल ऑफ दीज किया होना है। स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू द बोन हेल्प इन मूविंग द बॉडी, ये बात तो ठीक है, फंक्शन है एंडोस्केलेटन का, कोई मुश्किल बात नहीं है। बोन सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, बोन्स करती हैं सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज को। तुम्हारा ब्रेन एक सॉफ्ट टिश्यू है, उसको क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है। Bones can release or take up minerals to maintain homeostasis through positive feedback mechanism, ठीक है।
ऑल आर फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन। ये तो यहां तक ठीक लग रहा है, शायद यही जवाब हो। लेकिन पंगा यहां सिर्फ एक ही वर्ड के अंदर है, एक ही वर्ड के अंदर, और वो एक वर्ड क्या है कि यहां पर पॉजिटिव नहीं आएगा, यहां आएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देख रहे हो कैसे एक वर्ड से उसने तुम्हें ट्रिक कर लिया। इसका जवाब है चार्ली ऑप्शन। बोन्स रिलीज और टेक अप मिनरल्स वाया द नेगेटिव फीडबैक। अगर बोन्स में कैल्शियम की डिपोजिशन ज्यादा हो रखी है तो ये तुम्हारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वो आकर बोन्स को रिजॉर्ब करवाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करवाएगा। और अगर बोन्स में कैल्शियम है ही नहीं तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेगा, और ऑस्टियोब्लास्ट आकर यहां पर जो है वो बोन्स के अंदर कैल्शियम को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, और ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर तुमने रिकॉल ही करना था, लेकिन एक तरीके से रिकॉल करना था। आगे आ जाओ। अ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ रीजन विद अ टॉक्सिक प्लांट। तुम एक इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को टॉक्सिक प्लांट की रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस करो, मतलब टॉक्सिक प्लांट उसको छोड़ेगा नहीं, तभी तो टॉक्सिक है। आफ्टर सेवरल जनरेशंस दे डेवलप एन एंजाइम टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन। किन्होंने डेवलप कर लिया? ये तुम्हारे पास इंसेक्ट्स ने डेवलप कर लिया इस टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। विच एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड। याद रखना, इसे कहते हैं अडेप्टेशंस के थ्रू किसी चीज को अपने अंदर एक्वायर करना। और जब तुम किसी अडेप्टेशन को अपने अंदर अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एक्वायर करते हो तो तुम बन जाते हो वो इंडिविजुअल जो उस एनवायरनमेंट का फिटेस्ट इंडिविजुअल कहलाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की टर्म सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल की थी, उसके बाद डार्विन ने भी इस्तेमाल की थी अपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। अब पढ़ो ऑप्शन को। जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहां से क्या, ये तो होता है चेंज इन द जीन लोकस प्योरली बाय चांस, चेंज इन द जीन सीक्वेंस प्योरली बाय चांस, तो ये तो नहीं है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ये, तो यहां कोई ह्यूमन का रोल है? नो। नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू अडेप्टेशन, हां अडेप्टेशन हुई जिसकी वजह से तुम्हारे पास अब नेचर उस फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी और वही आगे चलकर अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। कौन? अब इसमें ऐसे भी इंसेक्ट्स होंगे जिन्होंने इस एंजाइम को डेवलप नहीं किया होगा, वो इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के फार्मूला पर नहीं बैठते, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो सेलेक्ट होंगे वो होंगे जिन्होंने इस एंजाइम को अपने अंदर डेवलप कर लिया होगा। न्यूट्रल म्यूटेशन, ये भी जवाब नहीं है इसका। यहां पर तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था जो कि तुमने अप्लाई करके टेस्ट करना था कि क्या तुम्हें उसका जवाब आता है या नहीं आता। ठीक है सर। एविडेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्लेस प्रोकैरियोट्स एज द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। अब ये तुम्हारी बुक की लाइन भी है और इसको हम समझ भी लेंगे। अब देखो, ये है तुम्हारी पंजाब टेक्स्ट बुक का इमेज। इस पंजाब टेक्स्ट बुक की इमेज में देखो, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी प्लेसेस प्रोकैरियोट्स एज एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो अगर किसी ने लाइन पढ़ी हुई वो गलती नहीं करेगा। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी नहीं करता। अब इस बात को समझ भी सकते हैं इससे कि एम्ब्रियोलॉजी में तुम्हें पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो कौन सी एम्ब्रियोलॉजी होती है? मैं कभी देखा है एम्ब्रियो बना, तो उनमें तो एम्ब्रियो नहीं होता, तो ये कैसे बताएगा कि प्रोकैरियोट्स तमाम लाइफ फॉर्म्स के एंसेस्टर? नहीं बता सकता। तो इसका जवाब क्या है? एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आगे चलो। A researcher crosses two pea plants that are heterozygous for flower color and seed shape. If the genes assort independently, how many different genotypes are expected in the offspring? सवाल समझे हो? देख लेते कितने जीनोटाइप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है भाई जीनोटाइप्स। तो जवाब क्या है इसका? 16। क्या ये है इसका जवाब? नहीं। यही तो मैं तुम्हारी चीज टेस्ट कर रहा हूं इस सवाल के अंदर कि क्या तुम जीनोटाइप के वर्ड को सही से पढ़ते हो। अरे ये तो फिनोटाइप्स का नंबर है 16 में। कितने येलो हैं, कितने ग्रीन है, कितने रिकॉम्बिनेंट हैं? ये तो फिनोटाइप्स हैं 16, ये वाला जो नंबर है। जीनोटाइप्स कितने हैं यहां पर? ये देखो, कैपिटल आर वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब देखो ये एक जीनोटाइप है। फिर आ जाता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दूसरा जीनोटाइप है। फिर आ जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी पहले नहीं आया, तो ये तीसरा जीनोटाइप है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी पहले नहीं आया, ये चौथा जीनोटाइप है। अब तुमने देखना कि ये रिपीट ना हो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पहले नहीं आया, तो ये पांचवा जीनोटाइप आ गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये छोटा जीनोटाइप पहले नहीं आया। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या ये सातवां जीनोटाइप है? नहीं, ये पहले आ चुका है, तो ये कोई जीनोटाइप नहीं, सातवां नहीं आएगा ये। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है सातवां जीनोटाइप। ठीक है, कैपिटल आर
कैपिटल वाई देखो ये यहां पर आ गया तो ये भी कोई जीनोटाइप नहीं है। अगला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तुम्हारा चौथा जीनोटाइप था, ये भी नहीं है इसका आंसर। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है आपके पास एक आठवां जीनोटाइप। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी नौवां जीनोटाइप, पहले नहीं आया। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तुम्हारे पास इधर आ गया तो ये भी जीनोटाइप नहीं। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये तुम्हारे पास इधर आ गया, ये भी जीनोटाइप नहीं है। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये तुम्हारे पास इधर आ गया, ये भी नया जीनोटाइप नहीं है। स्मॉल वाई तो ये भी जीनोटाइप, तो किसका क्या जवाब है? टोटल 9 जीनोटाइप्स फॉर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो यहां पर तुमने सिर्फ इस डब्बे के नॉलेज को अप्लाई करना था। जवाब है इसका 9 बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था। TFM जीन डिफर्स फ्रॉम SRY जीन इन इट्स प्रेजेंस ऑन। देखो इस सवाल में फिर तुम्हारी रीडिंग टेस्ट कर रहा हूं मैं। TFM जीन डिफर्स फ्रॉम SRY जीन इन इट्स प्रेजेंस ऑन। पहले तो मुझे ये बताओ, इस स्टेटमेंट में SRY जीन की प्रेजेंस का पूछ रहा हूं या TFM की? बताओ। इस स्टेटमेंट में मैं तुमसे पूछ रहा हूं TFM जीन की प्रेजेंस का, वो SRY जीन से कैसे डिफर करती है? TFM जीन याद रखना है प्रेजेंट होती है X क्रोमोसोम के ऊपर, और SRY जीन याद रखना है प्रेजेंट होती है Y क्रोमोसोम के ऊपर। तो TFM जीन इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, याद रखना। अब ये मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए फॉल करता है क्योंकि कई बच्चों ने इसे SRY जीन को समझ के आंसर लगाया होगा, तो ये तुम्हारा सवाल गलत हो जाता है फिर। A dihybrid cross is performed for 2 traits that exhibit complete dominance, मतलब मेंडल dihybrid cross यहां पर फॉलो होगा तभी तो डाय। If the parental genotypes are both capital R small r capital Y small y, what fraction of F2 progeny is expected to be homozygous recessive for both traits? Very interesting question. What fraction of F2 progeny is expected to be homozygous recessive? मतलब उसे दोनों एतबार से इसे ये वाला जीनोटाइप शो करना है, स्मॉल वाई, तब होगा ये होमोजाइगस रिसेसिव। अब देख लेते हैं ये 16 इंडिविजुअल्स में कितने थे, पीछे जाना पड़ेगा। ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस। क्यों? क्योंकि देखो ना दोनों अल्फाबेट डिफरेंट है। हेटेरोजाइगस है, ये आ गया होमोजाइगस रिसेसिव। एक ही है आउट ऑफ 16, तो इसका जवाब क्या है? 1 आउट ऑफ 16 अल्फा ऑप्शन। बीटा चार्ली डेल्टा एलिमिनेट हो जाए। होप सो तुम लोगों ने सही किया होगा, मैं दिल से चाहता हूं तुम लोगों ने काश इसको सही किया हो। XXY इंडिविजुअल इन ह्यूमन इज अ स्टेराइल मेल। In Drosophila, the same set of chromosomes produce a, ये है तुम्हारा सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला का सवाल, जिसमें मॉर्गन अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर देता है, बल्कि क्या साबित करता है ये मैं भी तुम्हें बताता हूं। The same set of chromosomes produce a, देखो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि ड्रोसोफिला के अंदर अनलाइक द ह्यूमंस मेलनेस Y क्रोमोसोम से डिटरमिन नहीं होती। Y chromosome has no role in determining the maleness in Drosophila, unlike humans. बल्कि यहां पर जो मेलनेस को डिटरमिन करते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिटरमिन द मेलनेस इन ड्रोसोफिला। तो अब वो ये पूछ रहा है इन ड्रोसोफिला द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, यही वाला सेट तुम्हारे अंदर ड्रोसोफिला में क्या होगा? अगर Y क्रोमोसोम मेलनेस को डिटरमिन ही नहीं कर रहा तो ये तो होगी पहली बात फीमेल। पहली बात ये हो गई कि ये हमारे पास होगी फीमेल। अब ये कैसी होगी? ये फर्टाइल होगी या तुम्हारे पास स्टेराइल होगी? यहां तो स्टेराइल है, यहां तो ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम एक एक्स क्रोमोसोम को इंट्रोड्यूस कर रहे हो XY पेयर के अंदर, जिसकी वजह से एक मेल अपनी मेलनेस को लूज कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ला ले, जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो रहा है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता। अब ड्रोसोफिला में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम ने Y क्रोमोसोम का तो कोई रोल है ही नहीं, तो ये तो तुम्हारे पास होगी फीमेल। अब देखो अगर Y क्रोमोसोम का कोई इंपैक्ट ही नहीं है तो XX वाली अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करेगी, इट विल बी अ फर्टाइल फीमेल।
स्टेराइल ना लिख देना बच्चों, स्टेराइल ना लिख देना, मैं खुदा का वास्ता तुम लोगों को। फर्टाइल फीमेल होगी। अब तुम कहोगे कि फीमेल कैसे है? अब तुमने याद रखना है यहां पर होता है एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोमल बैलेंस सिस्टम। अब वहां पर तुमने बस ये देखना होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम पेयर यहां पर 3 हैं, तो तुमने 3 का फिगर पुट करना है। सॉरी 3 क्रोमोसोम मिलकर एक सेट को बना रहे हैं, तो 2 यहां पर सेट्स हैं ऑटोसोम्स के, और तुम्हारे पास एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2। तो जब तुम इसको अप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो तुम्हें पता है 0.5 या उससे ज्यादा हो तो वो तुम्हारे पास फीमेल होती है। तुम इस चीज को वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो बहरहाल यहां पर जवाब क्या होगा? फर्टाइल फीमेल बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो ये वाला है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला का जो रिजल्ट अखज किया है, उस रिजल्ट को तुमने इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना था, तो तुम्हारे पास जवाब जो है वो निकल कर आया। तुम्हारी बुक लाइन भी है। अब मैंने बुक लाइन नहीं बताई, समझाया है तुम्हें कि एक सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला का रिजल्ट तुमने कैसे अप्लाई करना है, तुमने ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। और मेल्स में तो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इफ अ क्रॉस वाज परफॉर्म्ड फॉर 2 ट्रेट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेटेड येलो पॉड इन द F2 जनरेशन वुड बी। देखो बच्चों, यहां पर तुमने फिर से अपना कॉन्सेप्ट सप्लाई करने हैं। तुमने एक रूल पढ़ रखा है, देखो है सब कुछ तुम्हारी बुक से। मुझे भी एमसीक्यूज डिस्कशन बनाते हुए एहसास हो रहा है कि सब कुछ तुम्हारी बुक से होता है। मतलब ये सवाल कहां से है? ये तुम्हारी बुक्स के अंदर से सवाल है यार, इसमें कोई भी सवाल बाहर से तो आ ही नहीं। तुम कैसे किसी भी सूरत में तुम, मतलब अगर ऐसा पीएमडीसी टेस्ट बनाता है, अल्लाह ना करे ऐसा बनाई, तो थोड़ा सा हार्ड ले, इससे तो आसान ही बनाएगा, डेफिनेट सी बात है। ये तो हमने इसलिए जानबूझकर थोड़ा सा मुश्किल बनाया था कि तुम एक अपग्रेडेड मरहले से पहले ही गुजर जाओ पीएमडीसी के टेस्ट से, पीएमडीसी के हाई लेवल के टेस्ट से। अब जरा अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट रूल को। तुमने ये रूल अपनी बुक्स के अंदर पढ़ रखे। क्या है प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल हमें ये बताता है कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर तुमने 2 ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकालना है, मतलब ये तो हमने कह दिया ना कि राउंड की प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में होती है 3/4 और रिंकल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। मतलब हर रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ एवरी 4 इंडिविजुअल्स 1 इन F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में हर डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 होगी 3। तो बस तुमने इस प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है डाई हाइब्रिड ट्रेट्स के ऊपर। अगर एक इंडिविजुअल दोनों है, राउंड है, रिंकल है, राउंड है, रिंकल है, तो राउंड पे तुमने कहना है वो आउट 3/4 होगा। इसको तुमने प्रोडक्ट कर देना है विद 1/4। ये तुम्हारे पास डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव 1/4 आते हैं। राउंड जो है डोमिनेंट है 3/4, तो मल्टीप्लाई करोगे 3/16, तो ये इसका रिजल्ट। अब देखो वो तुमसे कह रहा है इन्फ्लेटेड येलो पॉड। तुम्हें पता है पॉड जो होता है उसमें इन्फ्लेटेड एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो कलर उसमें जो है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इन्फ्लेटेड येलो पॉड को अगर बताना है तो इन्फ्लेटेड अगर डोमिनेंट है तो वो होगा 3/4, येलो जो होगा वो होगा 1/4। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, जवाब आएगा 3/16। तो इसका जवाब क्या है? 3/16। चार्ली बीटा अल्फा यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। बस प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन मैंने चेक किया कि तुम क्या सही से अप्लाई कर पाते हो उस कॉन्सेप्ट को या नहीं। What is the probability that a daughter will be colorblind if her father is colorblind and her mother is a carrier? Pedigree analysis in humans. Father जो है वो तुम्हारे पास कलर ब्लाइंड है, मतलब फादर का जो जीनोटाइप है वो होगा Xcy, कलर ब्लाइंड है। मदर कैरियर है, मतलब उसका जो जीनोटाइप होगा वो XC और Xc कैरियर है। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी के डॉटर अफेक्ट होगी, इसकी क्या है? यहां पर ये वर्ड देखे ना डॉटर, ये भी चेक हो रहा है कि तुम इस वर्ड पर फोकस करते हुए नहीं। चिल्ड्रन अफेक्ट होंगे यानी उसका आंसर और होना है। अब इसके जीनोटाइप बनाओ XC XY, यहां पे बनाओ पुनेट स्क्वायर XC X, यहां आएगा XC X, ये आगे कैरियर डॉटर। तुमने कलर ब्लाइंड बताना, ये आगे कैरियर डॉटर, यहां पे आएगा X, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया ये, ठीक है। ये आएगा X और ये आएगा X। तो ये पहली डॉटर है जो अफेक्टेड है। आगे देखो XC और Y,
ये बनेगा एक्स स्मॉल सी और ये बनेगा वाई। तो तुम्हें ये देखना है कि डॉटर अफेक्ट होगी या नहीं होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉटर विल बी अफेक्टेड। तो तुमने सिर्फ यहां से प्रोबेबिलिटी देखनी है, सन्स को यहां से एलिमिनेट कर दो। तो डॉटर अफेक्टेड होगी या नहीं, उसका जवाब है 50%। लेकिन अगर चिल्ड्रन का भी पूछता तभी 50% ही होता, क्योंकि ये दो अफेक्टेड है आउट ऑफ 100, ठीक है, तभी जवाब 50% ही होता, लेकिन वो चेंज हो सकता था डिफरेंट सिनेरियो। तो यहां जवाब होगा 50%, जवाब है चार्ली। ओके बच्चों, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बैंक था। होप सो तुम लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। परेशान नहीं होना, इस टेस्ट को अपने आप को डिफाइन नहीं करने देना। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, अगर तुमने इसको अपने आप को डिफाइन करने दे दिया, इससे जो रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल रहे हैं, अगर उन रिवॉर्ड्स को अपने लिए डिफाइन करना शुरू कर दिया, तो याद रखना तुम्हारी वर्थ फ्यूचर के अंदर अपनी नजरों में बहुत डाउन हो जाएगी। ये तुमने कभी काम नहीं करना। अगर मैंने अपनी एमबीएस की लाइफ के अंदर कोई एक लेसन सीखा है, वो यही है कि किसी भी रिवॉर्ड को या किसी भी जर्नी के अंदर आने वाली स्ट्रगल में जो मुश्किल आती है, उस मुश्किल को और रिवॉर्ड को, दो चीजों को कभी भी अपने आप को डिफाइन नहीं करने देना, बल्कि हर मुश्किल घड़ी से कुछ ना कुछ लेसन लेकर साइड पे हो जाना, ताकि तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उन लर्न कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अप्लाई कर सको। तो पढ़ाई करते रहें, आखिरी बात यही है, ऑल द वेरी बेस्ट।